फ्रेंड्स, आज मैं बबीता आज जो एक कुछ अलग सी चीज़ लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से एक शोर मच रहा है कि जो कि हीरा मंडी वीडियो की और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। उसी में ही पढ़ते पढ़ते 5-6 दिन से पिछले मैं एक कहीं पर एक कहानी पर एक स्लॉट पर अटक गई हूँ और मन हुआ कि मैं सबके साथ उसको शेयर करूँ, तो आज मैं उसको शेयर कर रही हूँ। नाम है उनका तन्नू भाई। एक तो बड़ी ही अलग सी लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी बोल सकते हैं, एक सच्चा प्यार। तो इस तरह से ये कहानी डेवलप होगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्किल हैं, उन सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से एक जो जिसे हम बोलते हैं कि तवायफ कहते हैं, वो किस तरह उसकी बुद्धि थी, कैसी विलक्षण प्रतिभा थी। ये घटना है 1920 और 30 के बीच की। शहर अजीमाबाद, जिसे आज पटना कहते हैं, वहाँ पे एक चौक बाजार होता था। मिर्चों वाली गली, फूलों वाली गली के नाम से वो जगह प्रसिद्ध थी। अब थोड़ा सा इसके पीछे में आते हैं, दोबारा से डिटेल में जाएंगे। जिस तरह से आप हीरा मंडी को देख रहे हैं, सुल्तान आंदोलन के टाइम के जो घटना लाहौर की है, उस तरह से हम नवाबों के शहर लखनऊ हो या बनारस हो या आगरा हो या ये आपका कलकत्ता हो या अजीमाबाद पटना हो, सब जगह एक बहुत कॉमन सी चीज़ थी कि तवाइफों का मुजरा सुनने के लिए बड़े बड़े घरों के बड़ा एक ये तहजीब बोला जाता था कि उस टाइम में बड़ा कॉमन था, नॉर्मल था। जिस तरह से आजकल सिनेमा है, उस तरह से ये शाम के टाइम ये उस गायिका का एक दौर था, चलन था, जिसमें कि जोहरा बाई, जद्दन बाई, बहुत सारे नाम हैं, छुट्टन, बड़ी छुट्टन, उसमें ही एक तन्नू बाई नाम आता है। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो देखिए कि हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि गाती हैं, बजाती हैं और एक दिन ये ख़त्म हो जाती है, जैसा हीरा मंडी में भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इस कहानी ने मुझे क्यों जोड़ा, मैं क्यों इस कहानी को लेकर आज आपको सामने आई हूँ। आजकल तो लॉयल्टी दिखती ही नहीं है। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ड्यू टू काउंसलर मैं भी जानती हूँ, मेरे पास भी ब्रोकर रिलेशंस ऑफ मैरिजेस और बहुत सारे इस तरह के मेरे पास केसेस आते रहते हैं। लेकिन इस कहानी ने जो मेरा ध्यान मोड़ा है, जिसकी वजह से मैं ये बताना चाह रही हूँ अपने सारे फ्रेंड सर्किल को, कि उसके बाद क्या होता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा संगीत की शिक्षा दी जाती है और बहुत तालीम दी जाती है और बड़ी सुंदर और बड़ी विद्वान वो महिला थी। तो उसके बाद जब वो उसके बताते हैं कि रईसो शान उसकी बहुत ज़बरदस्त थी। सोने चांदी के बर्तनों में वो खाया करती थी और बहुत सुंदर पढ़ते, कहते हैं कि उसके यहाँ जाना भी एक गौरव की बात होती थी। नवाब शाम के टाइम उसके यहाँ जाया करते थे। बहुत सुंदर वो राग रागनी ठुमरी और जिस तरह से वो गाया करती थी, रात के 3 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, बहुत ज़्यादा उसका चर्चा थी, दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने आते थे। उसी शहर में, पटना में, चौक बाजार में एक विलक्षण तिवारी करके एक पंडित जी रहते थे। गौर वंश कहते हैं कि जिस तरह से अकबर के तानसेन का नाम है, ऐसे उन पंडित जी का विलक्षण तिवारी जी का नाम था। संगीत के मर्मज्ञ थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे वो। उनका बहुत इज्जत थी, तांगे में चलते थे। अपने दौर के बड़े बताए जाते हैं कि बहुत सुंदर पुरुष थे। तो वो बहुत संस्कारी थे, विवाहित थे और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। जहाँ से भी पंडित जी को बुलावा आता, तिवारी जी को वहाँ चले जाया करते थे। तो अपना अपना लाइफ दोनों जने जी रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य में कुछ और होता है, करवट बदलता है भाग्य। उनके जीवन में मिलना लिखा था और बाद में किस तरह से कहानी डेवलप होती है, सुनिए। एक दिन किसी बहुत बड़े घराने में किसी बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी वहाँ जाते हैं, तो जब जीवना हो जाता है तो दक्षिणा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी पंडित जी को रोक लिया जाता है कि जरा आज हमारी खुशी में आप शामिल होइए, जरा सामने बैठ जाइए। तो हमने तन्नू बाई को बुलाया है। तो तन्नू बाई आती हैं, अपने साजिंदों के साथ अपना गाना शुरू करती हैं। दिन के टाइम में वो इस तरह से फंक्शंस में, शादी ब्याह में, नामकरण में, दिन में भी बुलाया जाता था बड़ी तमीज़ से उनको। तो जब वो वहाँ पे अपना ठुमरी, अपना राग और अपना बच्चे की बधाई ये सब गाती हैं, तो सामने से बैठे हुए तिवारी जी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। लेकिन संस्कारी पुरुष थे, वो किसी को ऐसे दाद नहीं, मतलब बोल नहीं सकते थे। लेकिन जहाँ जहाँ भी वो बहुत अच्छा गा रही थी, जहाँ भी वो बहुत अच्छा आलाप दे रही थी, जहाँ भी दाद के योग्य थी, वहाँ पर उनका सिर हिल जाता था। और इस तरह से 1-2 घंटे वो उन्होंने पूरा प्रोग्राम उन्होंने बड़े तल्लीनता से देखा। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये शहर की गायिका हैं तन्नू बाई और बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो समझ गए कि वो तवायफ है। तो लेकिन उसके बाद वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। उधर तन्नू बाई भी देखती है कि कोई सामने पंडित जी बैठे हैं जो कि तिलक लगाए हुए हैं ललाट पर,
बहुत उनका तेज है, व्यक्तित्व है, लेकिन जब भी वो बहुत अच्छा गा रही थी तो उनका सिर हिल रहा था, तो उससे वो अपनी प्रशंसा, अपने इस तरह से प्रशंसा पाकर वो बहुत गदगद हुई एक इतने संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा। तो उसके बाद वो घर आ जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है कि शहर में, पटना शहर में जहाँ पर भी वो बुलाई जाती थी, जहाँ पर भी उनका फंक्शन होता था, वहाँ पर वो अनायास से अपने बूढ़े पर टांगे बैठ कर सुनने चले जाया करते थे। धीरे धीरे शहर में ये चीज़ एक चर्चा का विषय बन गई। लेकिन ना तो तन्नूबाई ही इसमें कुछ रोक पाई, ना ही पंडित जी उसमें कुछ कर पाए। लेकिन एक बहुत ही सुंदर चीज़ जिसकी वजह से मैं इस कहानी को आपको शेयर कर रही हूँ कि आजकल का जो टाइम है उसमें देखिए कि हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल जानते ही नहीं है, और कहाँ वो इस तरह का एक बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन जाता है कि ना उसने कभी उन्हें कुछ कहा, ना कभी वो मिले हैं, ना उन्होंने कभी एक दूसरे से बातचीत की। उसके बाद भी 20, 25, 30 के करीब प्रोग्राम होते हैं, और तन्नूबाई एक से एक अच्छी ठुमरी और एक से अच्छी गायिका और एक से एक अच्छा गाया करती थी। रात के 2-2, 3-3 का पहर बन जाते थे। तिवारी जी चुपचाप आकर उससे सुना करते थे, और सामने की सीट पर वो साजिदों के द्वारा उन्हें सामने की सीट पर बिठा दिया करती थी। ये सचमुच की हमारे ही 19वीं सदी की एक घटना है जो कि इतिहास में कई पन्नों में दर्ज है। उसके बाद क्या होता है कि जब 20, 25, 30 वो हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही विदुषी थी, वो संस्कृत को भी जानती थी, उधर वो संस्कृत के बहुत बड़े मनमज्ञ थे, तो वो कुछ अपना आगे करना भी चाहती थी, लेकिन वो लज्जावश, और क्योंकि उसका नीच कुलीन वर्ग था, वो बहुत ब्राह्मण वर्ग थे, तो उसने अपनी कभी कुछ नहीं कहा, बस प्रोग्राम तक ही सीमित थे। एक बार बहुत हिम्मत कर वो अपने सानिध्यों के हाथ, क्योंकि वो बहुत तार दे रही थी, रात के 1:30 बज गया था, तो वो एक पान, बड़ा सुंदर सा पान उनको अपने सानिध्यों के द्वारा भिजवाती है। तो वो देखते हैं तन्नूबाई को, उनका नमस्कार का जवाब देते हैं, उस पान को रख लेते हैं अपने सिर के कुर्ते में, अपने रुमाल में उस पान को रख लेते हैं माथे से लगा कर, लेकिन खाते नहीं हैं। उधर उनको भी मालूम था कि वो पान खाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक कुलीन वर्ग के ब्राह्मण थे और वो इतनी तवाइफ थी, तो वो उस चीज़ को वहीं से ही वो सलाम करती है और समझ जाती है कि वो पान नहीं खाएंगे। लेकिन मतलब ये उनके बीच में एक बातचीत पूरे 5 साल के बीच में उनके बीच में बात होती है। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से चलता रहा सिलसिला, पटना शहर में बातें शुरू हो गई कि, लेकिन उसका कोई फ़र्क उन दोनों पे नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक गुरु शिष्य वाली चीज़ थी कि भाई वो बहुत अच्छा गाती थी और वो बहुत संगीत के मनमग्न थे। इससे ज़्यादा उनके बीच में कोई बातचीत नहीं। अपने घर में उनके अपने बाल बच्चे थे, अपना सारा अपना पंडिताई करते थे, अपना काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत धनी सेठ ने 5 दिन का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें कि एक प्रोग्राम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोचिए आज से 1920-25 की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलना कितनी बड़ी बात है। तो एक बार के गाने की मतलब 5000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें अग्रिम पेशगी दे दी गई तन्नूबाई को, और कहा कि जी 5 दिन तक आप हमारे यहाँ गाएंगी, हमारे घर में विवाह समारोह है, हमारे इकलौते पुत्र का विवाह है। तो धन्य सेठ ने उन्हें पैसे भेज दिए। तन्नूबाई बहुत खुश होती है, अपने सानिध्यों को लेकर वहाँ प्रोग्राम करने चली जाती है। शाम का वक्त है, शादी से 1 दिन पहले का प्रोग्राम चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि 6:30 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, तो देख रही हैं कि पंडित जी नहीं आए अभी तक, क्योंकि पंडित जी ने कभी उनकी एक सभा भी नहीं छोड़ी थी, एक प्रोग्राम भी नहीं छोड़ा था। तो वो बेचैन से होने लगते हैं। उधर जो सेठ है वो बार बार संदेश भिजवा रहा है कि तन्नूबाई आप गाना क्यों नहीं शुरू कर रही हैं, आप क्यों नहीं गाना शुरू कर रही हैं। अब तन्नूबाई क्या करे, जब उनका जो मेन उनके गुरु हैं वो नहीं आए, तो वो क्या करती है, अपने सानिध्यों को वहाँ भेजती है, पूछती है कि भाई क्यों नहीं ये अभी तक पंडित जी आए। तो वो ये जाके भीड़ में से पता करके आता है कि पंडित जी का तो पिछली पूर्णमासी को देहावसान हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि वो तन्नूबाई तक तो ये सूचना भी 2-3 दिन बाद पता चलती है। तो जैसे उसको काट मार जाता है, उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकलता है, वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। तो बस उसके मुँह से एक शब्द निकलता है, पंडित जी। फिर जब थोड़ी देर बाद उसको होश में लाया जाता है, तो वो फिर अब जाके सेठ को बोलती है कि अब मैं कोई गाना बजाना नहीं कर पाऊँगी, कोई मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगी, आप ये मुझसे अपनी 5000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। हालांकि सेठ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसकी दशा को देखकर पूरे अपने पैसे ले लेता है और तन्नूबाई अपना सानिध्य के साथ वापस आ जाती है। कहा जाता है, जिसे आजकल हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, उन दिनों तो ये इतना कोई इलाज, वो भी तवाइफ का इलाज इस तरह से कोई नहीं करता था।
5-6 महीने तक वो अपने कमरे में से ही नहीं निकलती है। लेकिन जब उसके साजिदे जो उसके मेन लोग थे, जब उनका घर उसके गाने बजाने से चलता था, जब वो भूखे मरने लग गए तो उन्होंने जाकर उनसे प्रार्थना करी कि नहीं जी दोबारा से आप इतना हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो दोबारा से वो गाती हैं, 5-6 महीने उन्होंने दोबारा गाया। लेकिन तब वो दर्द जो था, वो दर्द से भी उनका हो गई, उनको प्रसिद्धि हो गई कि वे क्या गा रही हैं वो। लेकिन एक दिन अचानक गाते गाते वो फिर आकर जो सोती हैं फिर वो उठती नहीं हैं, और वो 5-6 महीने बाद वो भी अपना शरीर छोड़ देती हैं। तो ये प्रेम कहानी जो है आज भी वहाँ पे अजीमाबाद पटना में चौक बाज़ार में, वहाँ जहाँ फूलों वाली गली है, मिर्चों वाली गली है, जो कुछ लोग जानते होंगे इतिहास में दर्ज है। तो इस कहानी को मुझे आपको बताने का सिर्फ यही आज ये होता कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि एक दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा थी। इस तरह का एक पवित्र प्रेम हमने देखा है जिसकी कहीं कोई चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वाली बात है कि उसके बाद एक घटना ये होती है कि एक दिन वो पंडित जी की पत्नी अपने घर में संदूक में पंडित जी का सामान को दान पुण्य कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो वो एक छोटा सा एक बक्सा सा देखती है। उस बक्से को जब खोलती है तो उसमें एक सूखा पान निकलता है और उस पान में एक तिलक निकलता है। तो वो पूछती है कि उसे बड़ी हैरानी होती है कि पंडित जी तो कभी पान खाया नहीं था। तो वो उस पान की घटना के बाद उसको ये बात प्रसिद्ध होती है कि देखिए तन्नूबाई का पान उन्होंने कैसे संभाल के रखा था। मैं इस पूरे प्रकरण में इस पवित्र प्रेम को नमन करती हूँ, और किस तरह से वो संस्कारवान वाले थे पंडित जी, किस तरह से वो तवायफ जो तन्नूबाई थी वो संस्कारवान थी, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को जीवंत कर दिया कि आज मैं आपको ये कहानी सुनाने को विवश हुई हूँ। मेरे को सिर्फ ये बताने का, ये बीच बीच में अपनी बात बताने का सिर्फ इतना रहता है कि हम इन चीज़ों को जो आज का पीढ़ी है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि किस तरह की लिगेसी लोग छोड़कर हमारे बाद में गए हैं। और आज का अपने मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर कोई किसी इतिहास पर या किसी साइकोलॉजी पर हम वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, हैव अ गुड डे।